नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम विसर्ग संधि के आगे के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने विसर्ग संधि के 5 नियम पढ़ लिए थे। आज हम नियम नंबर 6 से 10 तक जो नियम बनते हैं वो सारे नियम पढ़ लेंगे और आज हम विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। देन उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा है वो समझ में आ जाए। तो विसर्ग संधि को अच्छे से समझने के लिए ये 2 वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाहर विसर्ग संधि का ना तो कोई नियम बने और ना ही कोई शब्द आए, क्योंकि मोस्टली शब्द होते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर उदाहरण में ले लिए हैं। तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो विसर्ग संधि के जो 5 नियम हमने पहले पढ़े थे, थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम थे वो। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो पहले जो हमने 5 नियम पढ़े थे संधि के, विसर्ग संधि के, तो उसमें जो नियम पहला था वो कुछ इस तरीके से था कि इसमें क्या था क विसर्ग संधि के पहले नियम में ये नियम था आपने कि अगर विसर्ग के साथ च या छ का मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। नियम नंबर फर्स्ट। देन नियम नंबर, यही ठीक है, ये तो था पहला। और नियम नंबर दूसरा जो था वो था कि विसर्ग के साथ में अगर श मिल जाता है, विसर्ग के साथ में अगर श मिल जाता है तो भी विसर्ग में यह श ही रहेगा। दूसरा नियम नंबर 3 हमने पढ़ा था कि विसर्ग के साथ अगर ट, ठ और मूर्धन्य अगर श मिल जाता है तो ये विसर्ग अपने ही वर्ग का श बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि विसर्ग के साथ में क्या मिलना चाहिए था? अ आके अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर स्वर विसर्ग के पहले अगर मिल रहा है और विसर्ग के बाद में जो मिलने वाले वर्ण हैं उसमें या तो क ख हो या प और फ हो, तो अगर मिलने वाले वर्ण ये हैं और विसर्ग के पहले ए आके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हैं तो जब संधि युक्त होगा तो ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ठीक है, ये नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 5 ये था कि विसर्ग के साथ, अर्थात विसर्ग के साथ नहीं, विसर्ग के पहले अ आ हो, विसर्ग के पहले अ आ हो। एक तो नियम था कि विसर्ग के पहले ए आके अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और मिलने वाला जो दूसरा वर्ण है वो क ख और प फ हो, तो वहाँ क्या होता है कि विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाता है। और चौथा जो नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले अ आ हो और मिलने वाला जो वर्ण है क ख और प फ हो, तो वहाँ क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये हमने 5 नियम पढ़े थे विसर्ग संधि के अंदर। उनको बहुत अच्छी तरीके से उदाहरणों सहित आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है और उदाहरण भी ऐसे प्रयोग किए हैं मैंने उस उदाहरणों जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में भी ऐसे ऐसे शब्द सम्मिलित किए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हों और उसी तरह के शब्द और सम्मिलित किए हैं जो आगे के परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें नियम नंबर 6 जो कहता है वो ये है कि विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर, विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। स कौन सा बन जाएगा? दंत्य स बन जाएगा।
विसर्ग के साथ अगर त या थ का मेल हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगी, दंत्य स बन जाएगी। जैसे अंतस्थल है तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे यह होगा अंतः धन तल, अंतः धन तल। तो विसर्ग के साथ में क्या मिल रहा है, त है और इधर विसर्ग है, तो जब संधि युक्त करेंगे तो ये त किस में बदल जाएगा, या सॉरी ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, स कौन सा, दंत्य स। ठीक है। निस्ताप है निहिधन ताप, दुस्तर है दूधन तर, निस्तारण है निहिधन तारण, निस्तेज है निहिधन तेज, नमस्ते है नमः धन त, मनस्ताप है मनः धन ताप और बहिस्थल है बहिधन थल। जैसे बहिस्थल है तो बही धन थल, क्योंकि त और थ दोनों का मेल होना चाहिए। त और थ दोनों का मेल अगर विसर्ग के साथ होता है तो यह विसर्ग अपने ही स्थान में क्या बन जाएगा, दंत्य स बन जाएगा, दंत्य स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बहिस्थल, बहिस्थल। ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम नंबर 6 है वो हमारे कंप्लीट हो जाता है। नियम नंबर 7 ये कहता है कि विसर्ग के साथ अगर स कौन सा, दंत्य स हो, स दंत्य स हो और विसर्ग के, अगर विसर्ग के साथ अगर दंत्य स का मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अगर विसर्ग के साथ में दंत्य स मिल रहा है तो वहाँ भी ये क्या हो जाएगा, से में ही बदल जाएगा। वहाँ तो था त और थ मिलने पर स बन रहा था, और दो परिस्थिति में स बनता है। जिस तरीके से मूर्धन्य स था उसके भी दो नियम बन रहे थे, उसी प्रकार स जो दंत्य है इसके भी दो नियम बनेंगे। एक तो उस परिस्थिति में जब त और थ मिल रहा है तो स बन रहा है, स बन रहा है, और एक उस स्थिति में जब ये खुद मिल रहा है विसर्ग के साथ में तब भी ये स बन रहा है। तो विसर्ग के साथ अगर स मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स बन जाएगा निस्संदेह। तो नी ही धन संदेह, नी ही धन संदेह, विसर्ग है इधर स है तो ये क्या बन जाएगा, निस्संदेह। ये इसका सही संधि विच्छेद संधि युक्त रूप बन जाएगा। दुस्साहस, दुधन साहस, निस्वार्थ निहिधन स्वार्थ, निस्संतान निहिधन संतान, दुस्साध्य दुहधन साध्य। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उदाहरणों के। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ऋस्व ई या ऊ का स्वर हो, विसर्ग के पहले वाले, विसर्ग के जस्ट पहले जो वर्ण है उसमें ऋस्व ई या ऊ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद अगर र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही साथ ऋस्व जो ई और ऊ है वो दीर्घ ई और ऊ में बदल जाएंगे। यह वो नियम कहता है। जैसे नीरस है तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होगा, निहिधन रस, निहिधन रस। ठीक है। विसर्ग के पहले की क्या है, ऋस्व ई है, और विसर्ग के साथ मिलने वाला जो वर्ण है वो क्या है, र है। तो र मिल रहा है और विसर्ग के पहले ऋस्व ई है, तो जब इनका संधि युक्त होगा तो कुछ इस तरीके से इसका स्वरूप बनेगा। ये ऋस्व ई दीर्घ ई में बदल जाएगी और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसका संधि युक्त जब शब्द बनाएंगे तो ये इसका कुछ संधि युक्त शब्द बनेगा। नीरस, नीरव है तो नी ही धन रव होगा, नी ही धन रव होगा, रव। विसर्ग से पहले ऋस्व ई और इधर र, तो जब इनका संधि युक्त बनाएंगे तो नी जो है वो दीर्घ में बन जाएगा और विसर्ग लोप हो जाएगा और ये इसका संधि युक्त शब्द बनेगा। नीरस, निरोग है, नी ही धन रोग, दुराज है तो ये दू है तो इसका ये होगा दूह धन राज। विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, ऋस्व ऊ और इधर र है, तो जब इसका संधि युक्त बनाएंगे तो दू दीर्घ हो जाएगा और राज बन जाएगा, दूराज। नीरज है, नी ही धन रज, चक्षु रोग है, चक्षु धन रोग,
दुर्म्य है, दुहधन रम्य। तो ये इसके नियम नंबर 8 के कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, विसर्ग के पहले अगर ऋस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद मिलने वाला जो वर्ण है वो र हो, तो वहाँ क्या होता है, र जो विसर्ग है उसका तो हो जाएगा लोप, और ऋस्व जो ई और ऊ है वो दीर्घ में बदल जाएंगे, और कुछ इस तरीके से ये है वो सारे शब्द बन के सामने आएंगे हमारे। नियम नंबर 9 यह कहता है कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वर के मेल पर, विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कह रहा है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो, जैसे ये अतः हुए हैं, तो अतः है धन एव है, तो विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो, ये विसर्ग है, इससे पहले वाला वर्ण क्या है, अ, त है, तो इसमें किसका स्वर है, अ का स्वर है, तथा विसर्ग के साथ में क्या है, अ के अतिरिक्त, यानी अ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए है, अ नहीं है, ए है, तो अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर स्वर का मेल होता है तो वहाँ क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाकी एज इट इज जो भी है वो सेम उसको लिख दिया जाएगा। जैसे अतः एव है, तो इसका विच्छेद करते हैं तो इसका कुछ इस तरीके से विच्छेद होगा, अतः धन एव, विसर्ग के पहले ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है और इधर सामने वाला अ के अलावा अन्य कोई स्वर मेल हो रहा है, तो जब हम इसको संधि युक्त करेंगे तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अतएव, ततेव, तत्, धन एव। ठीक है। नियम नंबर 10वां ये कहता है कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अगर कोई भी घोष वर्ण हो, विसर्ग के साथ कोई भी घोष वर्ण हो तो किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। जैसे मनोभिलाषा, तो इसका संधि विच्छेद कुछ करेंगे तो मन है धन अभिलाषा, इसका संधि विच्छेद होगा, मन है धन अभिलाषा। ये कह रहा है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो, ये विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले वाला वर्ण कौन सा है, ये न है, तो न में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो विसर्ग के पहले वाले वर्ण में तो ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अगर घोष वर्ण होता है कोई भी, तो इनके मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अगर विसर्ग के पहले आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है और इधर मिलने वाला कोई भी घोष वर्ण अगर हो रहा है तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका कुछ संधि युक्त शब्द बनेगा। मन है धन अभिलाषा, तो इसका संधि युक्त शब्द बनेगा मनोभिलाषा। जैसे सरोज है तो इसका विच्छेद करें तो ये होगा सरेधन ज, सरेधन ज। विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, ध्यान रहे अ का स्वर उच्चारित होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अ का स्वर आ रहा है तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, इस सामने वाले घोष वर्ण से मिलने के बाद में ये ओ बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। जैसे वयोवृद्ध है, वयः धन वृद्ध यशोधरा है, तो यश है धन धरा, यश है धन धरा, तो इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है और इधर क्या है, त थ द ध, चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये क्या है, घोष वर्ण है, ये घोष वर्ण है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, विसर्ग अपने ही स्थान पे ओ बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है। मनोयोग मन है धन योग, अधोयोग अधय धन योग, तपोबल तपह धन बल, मनोरंजन मन है धन रंजन, मनोनुकूल मन है धन अनुकूल, मनोहर मन है धन हर, मनोहर जैसे है तो इसका क्या होगा, मन है धन हर। विसर्ग अ की ध्वनि उच्चारित, ह क्या है, घोष वर्ण है, ध्यान रहे ह केवल श श स, ये जो तीनों वर्ण हैं वो अघोष है और ह केवल एक है वो घोष वर्ण है। इसलिए ये ह जहाँ भी आएगा और इधर विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले ध्वनि अगर उच्चारित हो रही है अ की, तो यह क्या बन जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है। इसमें
तपोभूमि, तपह धन भूमि, पुरोहित पुरह धन हित, यशोदा यशः धन दा, यश है धन दा। घोषवर्ण विसर्ग अ की ध्वनि उच्चारित ओ बदल जाएगा, ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं। अधो वस्त्र अधय धन वस्त्र। तो ये सारे इतने सारे शब्द मेरे आपके समक्ष लाने का एक ही उद्देश्य है कि जितने ज़्यादा शब्दों से हम रूबरू होंगे, जितने ज़्यादा उदाहरणों को हम देखेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे नियम है वो क्लियर हो जाएगा। अगला नियम है विसर्ग संधि का अगला और अंतिम नियम 11वां है। विसर्ग के पहले अगर अ आ के अतिरिक्त वहाँ तो सिर्फ अ मिल रहा था विसर्ग के पहले, और इसमें विसर्ग के पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर स्वर आता है तो विसर्ग के साथ कोई भी अगर घोष वर्ण मिलता है तो मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। यानी विसर्ग के पहले क्या है, अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आना चाहिए। पहले तो वहाँ तो ऊपर वाले नियम में था अ आना चाहिए विसर्ग के पहले, और इधर सामने घोष वर्ण मिलना चाहिए, तब ये वो ओ में बदल जाएगा। और यहाँ है कि विसर्ग के पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो और विसर्ग के साथ कोई भी घोष वर्ण मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। जिस तरीके से दुर्वस्था है तो दुहूधन अवस्था, दुहूधन अवस्था, अ घोष वर्ण विसर्ग उ तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, दुर्वस्था। बहिरागत, बहिधन आगत, घोष वर्ण बही धन आगत, विसर्ग ई घोष वर्ण तो र बन जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, बहिरागत। इधर अ की मात्रा र में, आ की मात्रा र में लग जाएगी। निर्धन नीह धन धन, चतुर्भुज चतुधन भुज। निरीक्षण में नीह धन अक्षर, और निरीक्षण में निधन ईक्षण, दुर्गुण में दुधन गुण, निर्जन में निधन जन, आशीर्वाद में आशीधन वाद। इसके कुछ अपवाद है, जैसे पुनरावलोकन है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन अवलोकन होगा। तो ये इस नियम के बिल्कुल विपरीत है। पुनरीक्षण है पुनः धन रीक्षण ईक्षण, पुनरुद्धान पुनः धन उद्धार, पुनर्निर्माण पुनः धन निर्माण, अंतर्यामी अंतर्धन यामी। तो ये सारे शब्द है वो इसके अपवाद है। नियम नंबर कौन सा, 11वां। तो आज हमने विसर्ग संधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इस विसर्ग संधि को आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, लाइक के साथ कमेंट करना है कैसा बना है। अगर कोई उचित राय हो, कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो ज़रूर देना है। उसके साथ साथ सबसे पहले क्या करना है, चैनल पर अगर नए हो तो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।